दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज में दृष्टि का ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये दृष्टि का। ये भी फुल लेंथ होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे विषय सम्मिलित हैं और ये यूपीएससी लेवल का टेस्ट होगा। अगर अब वीडियो का पूरा देखा करिए तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पीछे भी ऐड रहते हैं, तो काफ़ी अब शुरुआत में देख के स्किप मत कर दिया करिए। इसको पूरा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली डेली करके 15 या 20 क्वेश्चन 1 घंटे या 2 घंटे इसको देख देख के ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो इसमें। एग्जाम में फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं। और मान लीजिए हम 15 क्वेश्चन डाल दें, 15 पेपर डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, 1500 क्वेश्चन हो गए लगभग। आपको लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चन लगा के जाना चाहिए कम से कम, न तो 10,000 लोग लगा के जाते हैं जो ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो 10,000 तक क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आप अगर, हम तो मानते हैं कि 2,000 से 3,000 भी लगा लेते हैं, 3,000 के आसपास भी तो बहुत है। तो 15 क्वेश्चन, 15 पेपर तो इसके हो गए दृष्टि के। अभी इसी में ध्येय आईएएस के भी होंगे, फिर जीएस वर्ल्ड के होंगे, फिर संस्कृति आईएएस के होंगे। तो जितना हो पाएगा हम अपलोड कर देंगे लगभग 15 दिसंबर तक, 15 या 16 दिसंबर तक मैक्सिमम अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हो तो अभी ये 15 नंबर की टेस्ट सीरीज है। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखा करिए, 2x करके देखिए या 1.5 करके देखिए, मगर देखिए इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। और जो एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन आपको एडिशनल मिल ही जाते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो पॉलिटी से आ गया। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 131 तो नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन से संबंधित था, ये ख़त्म हो गया है। अनुच्छेद 336, तो अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342 ए। तो जो आर्टिकल 342 ए है, यही जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ देगा मिलान कराने में। तो इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, या आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है वो। 342 है, तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, तो एक जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा जो विशेष उपबंध हैं कुछ वर्गों के लिए, उनके लिए। जैसे 330 है, आर्टिकल 330 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है 330 में। 332 में क्या है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है 332 में। 335 में क्या है, सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा है, जो सेवाओं और पदों पे है तो उनके लिए आरक्षण का दावा ये कर सकते हैं। 338 में 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। 338 ए में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान भी बना था तो वो है। 339 में है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के पर संघ का नियंत्रण होगा, तो उसके बारे में बात कही गई है। 340 जो अनुच्छेद दिया हुआ है सी नंबर का क्वेश्चन 1 में, यह है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। 341 है अनुसूचित जाति, 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, और 342 ए में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में बताया गया है। तो ये 7-8 या 10 के लगभग आर्टिकल हैं, ये विशेष उपबंध हैं कुछ वर्गों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, कभी कहीं भी इसको मिलान करवा सकता है, तो याद रखिएगा। वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे तो आदि याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। तो पहला है, वे देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायक हैं, तो ठीक है पहला। दूसरा है, वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं, और सही हमको पता ही करना था सही उत्तर क्या है, तो दोनों ही ठीक है। तो बी आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों को
सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है एग्जामों में। तो 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, 1813 का, 1833 का, 1793 का। तो 1853 का जो चार्टर था, ये आंसर ठीक है, इसी में 1853 में कहा गया था अधिनियम में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो महान्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं जिनको, अटॉर्नी जनरल। तो आर्टिकल 76, इसको तो याद होना चाहिए आपको। 81 नहीं है, 83 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, 76 है, 76। ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालयों के बारे में बताना है, कौन सा सही है बताना है हमको। ग्राम न्यायालय, तो पहला है इसमें कि यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। तो ये ठीक है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, ये बात सही है। दूसरा है, इसके तहत केवल सिविल न्यायालय की शक्तियाँ का प्रयोग करता है। तो सिविल नहीं, ये क्रिमिनल का भी प्रयोग कर सकता है, क्रिमिनल पावर का भी। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसी वजह से गलत हो गया, क्रिमिनल पावर का भी यूज कर सकता है। तो ग्राम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 2008 में, उसके द्वारा हुई थी। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है, ए आंसर इसका सही है। तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सिविल और क्रिमिनल जो है दोनों का ये सुन लेता है, दोनों की हियरिंग होती है यहाँ पे। और जो इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उल्लेखित साक्ष्य नियम से बाध्य नहीं है ये, कि उसी के अंदर ये काम करेगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे कार्य करता है ये। और जो हाई कोर्ट होते हैं, जहाँ ये ग्राम न्यायालय बने हुए हैं, जिस स्टेट में बना है, उसके हाई कोर्ट के अंदर ये काम करेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है कि LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था। तो 1986 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में। तो LM सिंघवी की जो समिति की स्थापना हुई थी 1886 में हुई थी। तो 1986 में, 1800 कह रहे हैं, 1986 में हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट है ये, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इनका उद्देश्य था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए बनाया गया था इनको। ठीक है, 1986 याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो नेपाली शामिल है, मैथिली भी शामिल है, उर्दू में शामिल है, अंग्रेजी नहीं शामिल है। तो बी आंसर इसका सही है कि अंग्रेजी नहीं शामिल है। तो इसका संशोधन भी पूछता है। तो 22 भाषाएँ शामिल हैं। इन भाषाओं में जो 14 भाषा थी, 22 भाषाएँ टोटल हैं इसमें, और उसमें 14 भाषाएँ जो थी उस संविधान जब बना था तभी से थी, संविधान के प्रारंभ से। बाकी जो भाषाएँ हैं, 8 भाषाएँ, उनको बारी बारी से जोड़ा गया था विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें 21 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन इस पर। तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में हुआ था। इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो +1 हो गया ये, तो 15 भाषा हो गई। फिर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इसके बाद में, तो 1992 में हुआ था 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें जो था कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ा गया था। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था, तो 3 और हो गया था, +3 और करिए। फिर उसके बाद में हुआ था 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। ये 3 क्वेश्चन अलग से बता रहा हूँ, ये पूछेगा आपसे। 2003 में हुआ था। तो इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया था। इसमें जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये यूपीएससी में पिछले साल, अभी 2024 में ही इसका क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। तो 4 यहाँ से जोड़िए, तो 8 हो गया, तो 22 टोटल बन गई। तो 22 भाषाएँ इस तरह से ऐड हुई थी। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71वां, फिर 92वां। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है। तो राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार में अवसर की समता, विदेश यात्रा करने का अधिकार, तो एकदम कन्फर्म है। रोजगार में अवसर की समता और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये DPSP है।
DPSP है ये। तो 8वें का कौन सा क्वेश्चन होगा? 8वें का जो तो 21 का अभिन्न अंग नहीं है पूछा है हमसे, तो DPSP है, मगर इसको भी कानून बना दिया गया है इसका भी। तो जो ये रोजगार में अवसर की समानता है, ये जो है ये अभिन्न अंग नहीं है आर्टिकल 21 का। तो जो एक अच्छी ज़िंदगी डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता जरूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो अगर गुनहगार नहीं है, अगर उसको फंसाया गया, उसको न्याय नहीं मिल रहा है या उसका शोषण हो रहा है, तो मान वो गरीब है, तो इस गरीब है, इस मामले में उसको विधिक सहायता ना मिले तो उसको मिलनी चाहिए। तो ये भी भाग है डिग्निटी ऑफ लाइफ का, तो डी वाला भी भाग है इसका। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे जो वो किया है, अपना आदेश दिया है या निर्णय दिया है। तो जैसे सील वर्सेस बनाम महाराष्ट्र राज्य में 1983 में दिया था, हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। और MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के लिए 1978 में दिया था, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 21 का भाग है। आजीविका का अधिकार भी आर्टिकल 21 का भाग है। तो इसका बी आंसर सही है कि यही गलत है, रोजगार में अवसर की समता के लिए 21 में कोई प्रावधान नहीं है। तो ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। 8वें का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ देगा 21 का भाग कौन सा नहीं, तो आप गड़बड़ हो जाएगा आप में। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका आजीविका वाले में। तो निःशुल्क विधिक अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, और ये किस में आता है? 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय में ये मामला दिया था, MH होस्कोट मामला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो NCPCR के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो पहला है इसमें कि मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है वैधानिक निकाय है, पहला गलत हो गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। तो ये दूसरा ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं। तो सी आंसर इसका सही है कि केवल 2 सही है इसमें। तो 2007 में वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है वैधानिक निकाय है, इस वजह से गलत है। ठीक है, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो नॉर्थ ईस्ट जो परिषद है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, वो किस मंत्रालय के अंदर काम करती है पूछ रहा है ये। तो पहला है कार्मिक मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से मंत्रालय ही बना है, उसका नाम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो समझ लीजिएगा ये। तो इसीलिए इसका डी आंसर सही होगा। 11वें नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताना है। गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2007 में। तो कब हुआ था आप अंदाज से बताइए कब ये गठन हुआ था इसका? तो 2009 में हुआ था। 2008 के बम्बई हमला जब हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में इसका गठन किया गया था। तो इसका डी आंसर सही है। 26/11 घटना के रूप में जाना जाता है जिसको, 26/11 के बाद हुआ था इसका गठन। ठीक है, इसके कई सेल हैं, जो शाखा हैं, जो कार्यालय हैं, काम करते हैं। जैसे हैदराबाद में, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, रायपुर, इन सब क्षेत्रों में कार्यरत हैं। टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी, इन सब मामलों में, आतंकवादी गतिविधियों, इन सब मामलों में ये देख रेख करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। तो CBI की अकादमी किस शहर में अवस्थित है? गुरुग्राम में, गाजियाबाद में, सिकंदराबाद में, चंडीगढ़ में। तो अपने उत्तर प्रदेश में ही है ये, तो गाजियाबाद में है। तो बी आंसर सही है, गाजियाबाद में CBI अकेडमी है। और CBI एक वैधानिक निकाय भी नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। CBI न संवैधानिक है, न गैर संवैधानिक है, न वैधानिक है, कोई निकाय नहीं है। ये एक निकाय से बना दिया गया है इसको। और ये जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है 1946 का, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो है 1946 का, उसके अंदर ये काम करती है। यही इसका मामला है। और इसके जो सिफारिश की थी संथानम कमेटी की सिफारिश पे 1962 से 64 के बीच में
इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी बात है। ठीक है, तो ये सारा एक क्वेश्चन ही है जो हमने बता दिया कि संथानम कमेटी की रिपोर्ट पे हुआ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, 1963 में लगभग इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक शब्द के बारे में बताना है कि अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित नहीं किया गया भारतीय संविधान में, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन इस तरह से बनता है, परिभाषित नहीं किया गया है इसको। ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये बात सही है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये बात ठीक है। वो आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है, यही दोनों को करता भी है, और कोई अल्पसंख्यक नहीं है हमारे यहाँ संविधान में। भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, इन्हीं दोनों के बीच के बारे में बात होती है। तो केवल सी इसका सही है, बाकी एक गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक पद व्याख्या नहीं की गई है इसकी। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उससे किसी भाग में निवासी जो नागरिक है को जिसकी उसकी विशेष भाषा हो या लिपि हो, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का उसको अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है ये 29 नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना किसकी प्रधानमंत्री तो काल में हुई थी। तो याद रखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, तो जो कैट था, इसका जो कैट का 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 द्वारा 323 ए जोड़ा गया, जिसके अंदर रखा गया इसको, कैट को 323 ए में इसको रखा गया। मगर इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना पूछ रहा है, स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। तो कौन से उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई नहीं थे इसमें, अटल बिहारी भी नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थी, राजीव गांधी थे 1985 में। तो 1985 में इनका गठन हुआ था, तो राजीव गांधी थे, पी आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंडमान आंध्र प्रदेश के नहीं, कलकत्ता के, मद्रास के, उड़ीसा के, तो किस में आता है ये बताइए, किस हाई कोर्ट के अंदर आता है ये। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो याद रखिएगा, पी आंसर इसका ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर का इसका आता है। तो सुन लीजिए, जिसमें एक से अधिक जो भी राज्य हैं, एक हाई कोर्ट के जो एक हाई कोर्ट पे एक से अधिक जो राज्य हैं उनके बारे में सुन लीजिए। जैसे बम्बई है, बम्बई के पूछता है कभी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, इलाहाबाद की 1866 में हुई थी, ये भी यह बात याद रखिएगा। मद्रास की 1862 में हुई थी, तो मद्रास और बम्बई की पहले हो गई थी 1862 में, फिर उसके बाद में इलाहाबाद की हुई थी 1866 में। ठीक है, तो बम्बई हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो मद्रास आता है, याद रखिए, मद्रास, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, कलकत्ता में आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 आते हैं, गुवाहाटी में असम आता है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, 4 राज्य आते हैं इसमें। और केरल में आता है, केरल हाईकोर्ट में केरल और लक्षद्वीप आता है। केरल में लक्षद्वीप है, इसको याद रखिएगा, इसको पूछता है। मद्रास में तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है, तो पुदुचेरी किस में आता है, तो मद्रास में आता है, ये बात भी याद रखिएगा। और सब में तो एक ही हैं, जम्मू कश्मीर के लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, तो कॉमन उसी बात है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। तो राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है, तो कौन सा है, तो आर्टिकल 188 नहीं, ये नहीं है, आर्टिकल 89 नहीं है, 92 भी नहीं है, 161 है, तो सी इसका ऑप्शन सही है। कि सदस्यों की अयोग्यता के बारे में 191 में बताया गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और धन विधेयक किसमें है ये भी पूछता है, तो 199 में धन विधेयक है, राज्य का धन विधेयक जो है वो 199 में है, याद रखिएगा इसको। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन से जो मामले हैं अध्यादेश से संबंधित मामले हैं। तो पहला आरसी कपूर बनाम भारत संघ। ठीक है,
A.K. राय बनाम भारत संघ, ये भी ठीक है। D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य, ये भी ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, तो शंकरी प्रसाद इससे नहीं संबंधित है, शंकरी प्रसाद इससे नहीं है, तो ये चौथा नहीं है, तो इसका 1 2 3 सही है, तो बी आंसर इसका सही है। ये सारे जो 3 मामले हैं अध्यादेश से संबंधित। जो शंकरी प्रसाद मामला था वो था 368 के तहत संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार में संशोधन के बीच का लफड़ा था ये, तो चौथा वाला शंकरी प्रसाद। बाकी ये तीनों जो थे अध्यादेश से संबंधित मामले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि लोक लेखा समिति के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, बताना है लोक लेखा समिति के बारे में। तो पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, तो ये बिल्कुल ही सही है। ये जो था भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 का, उससे संबंधित है ये, उसी में प्रावधान था इसका लोक लेखा समिति का। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो था। दूसरा इसका है कि इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं, ये चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, उसका नियुक्ति करते हैं। तो दूसरा इसमें 22 सदस्य होते हैं, तो ये बात ठीक है। 15 जो होते हैं लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो ये भी बात याद रखिएगा। इसका गठन प्रति वर्ष किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका केवल बी सही नहीं है, ये इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष दिया है, मगर लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, उपरोक्त में सभी, तो कौन सा है इसमें बताइए, याद करिए। तो सभी है, याद कर लीजिए संविधान को, संविधान की प्रस्तावना की हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देंगे तथा हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1449 को एतद द्वारा इस संविधान के अंगीकृत और इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको रट जाइए किसी तरीके से, ठीक है। तो उपरोक्त में सभी डी आंसर इसका सही है। 20वां भी चलते हैं। 20वां है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है, क्या देता है बताना है, कि किसी नए राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, नए राज्य की स्थापना करना, किसी राज्य की सीमाएं बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना। तो वो बस आज्ञा देता है आर्टिकल 2 नए राज्य की स्थापना करने की आज्ञा देता है, बी वाला। बाकी ये सब गलत है, आर्टिकल दूसरा है इसके लिए, या आर्टिकल 2 में नहीं है, ये बी वाला है, नए राज्य की स्थापना करना, यही सही है, यही अधिकार देता है, ठीक है। तो 2 में नए राज्यों की स्थापना है। आर्टिकल 3 में क्या है उसको समझ लीजिए, 2 या 3 में कन्फ्यूजन आता है। तो नए राज्यों की स्थापना आर्टिकल 2 में है, और आर्टिकल 3 में है किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करने या दो या दो से अधिक भागों अलग करने, या 2 या 2 से अधिक भागों या राज्यों के हिस्से को एकजुट करके या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक हिस्से में एकजुट करके एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम चेंज करना, आर्टिकल 3 में आता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाना जो पहला वाला था ये 3 में आता है, किसी राज्य की सीमाएं बदलना ये भी 3 में आता है, नाम बदलना ये भी 3 में आता है। तो ए सी डी जो है 3 में आता है। बाकी जो बी वाला है, बी जो है 2 में आता है, और ए सी डी जो है 3 में आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की थी, बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लिवेन हॉक ने की थी, फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी, जेई पुरकिज ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ए इसका आंसर सही है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी इन्होंने। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है क्या, हाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मानवीय बीमारियां और कारक जीव कौन कौन से हैं।
तो एलिफेंट फुट क्या है, तो कौन इसका कारक है, तो एलिफेंट फुट है, दाद है, अस्थमा है, मेनिंजाइटिस है। तो एलिफेंट एथलीट फुट है, एलिफेंट नहीं, एथलीट फुट है टीनिया पेडिस से। तो दो इसका सही आंसर है, टीनिया पेडिस। दाद है, दाद ट्राइकोफाइटन से है, तो 4 हो गया दाद का, ट्राइकोफाइटन्स। अस्थमा जो है वो फ्यूमिगेट्स, एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स से संबंधित है, तो 1 हो गया। मेनिंजाइटिस जो है वो 3 से संबंधित है। क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस 3 से संबंधित है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो सी इसका आंसर सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो, कवक से है कि वायरस से है, फंगी से है, किससे फैलता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा तो 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन देगा कि पहले का पहले से मैच है, दूसरे का दूसरे से मैच है, तीसरे का तीसरे से मैच है। तो ठीक है, एक बार दिमाग पे जोर लगाने के लिए इसको आप देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परागण प्रक्रिया, परागण माध्यम सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है इसमें एनिमोफिलस वायु के द्वारा होता है, तो ये बात सही है। दूसरा है मेलाकोफिलस, मेलाकोफिलस कीट द्वारा होता है, तो कीट द्वारा नहीं होता है, सीपियों द्वारा होता है, ये गलत है, ये सीपियों द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलस जो है वो जल द्वारा होता है, इसका नाम से ही पता चलता है हाइड्रो। आर्निथोफिलस जो है पक्षी द्वारा होता है, ये भी ठीक है। और कीट परागी, वो लिखा रहता है कीट परागी जो होता है, कीट जो होता है, ये कीट जो लिखा है कीट परागी होता है वो। प्राणी प्रेमी जानवर द्वारा परागण होता है उसका। काइरोटेरिफिलस चमगादड़ द्वारा होता है। तो याद रखिए 3 4 है, तो इसको याद करिए। तो इसका बी आंसर सही है, ये सही नहीं, कीट नहीं है, ये सीपियों द्वारा होता है ये। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो ए इसका आंसर सही है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है। तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया कौन सी है भैया। पहला कैंसर के इलाज की एक प्रक्रिया है, दूसरा रक्त समूह निर्धारित करने की प्रक्रिया है, तीसरी है एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना, मूत्रवर्धक हार्मोन के स्राव की प्रक्रिया है। तो इसका सी आंसर सही है, एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना जो होता है वो एग्लूटिनेशन कहते हैं इसको, तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पौधों का रोग है, ये सही है, पौधों का रोग और कारक रोगाणु। तो रोगाणु का नाम इस तरह से नहीं देता है, ठीक है, फिर भी याद देख लेते हैं। देता है कभी कभी पूछ लेता है जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है। तो आलू में बिल्ट रोग किसके कारण होता है। चावल में ब्लाइट रोग, सेव में फायर ब्लाइट रोग, बीन ब्लाइट रोग। ठीक है, तो आलू में जो बिल्ट रोग होता है वो किससे होता है। तो स्यूडोमोनास सोलानेसिरम से होता है, तो 4 हो गया ये। चावल में जो ब्लाइट रोग होता है वो जेंथोमोनस ओरिजी से होता है, तो ये 1 हो गया। सेब फायर ब्लाइट रोग जो होता है सेब का इन्वेनिया से होता है, इन्वेनिया दूसरा हो गया ये। और बीन ब्लाइट जो रोग होता है वो जैथोमोनस फेजियोलॉजी से होता है, फेजियोली से होता है, तो 3 हो गया इसका। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ए वाला ही सही है इसका। ठीक है, दूसरा है अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ता होता है छोटा छोटा मसाले में जो डाला जाता है वो अफीम पोस्ता कहते हैं उसको। तो किससे है वो, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। ट्रीटिकम एस्टिवन, पापावेर सोमिनिफेरम, ओरिजा सैटिवा, लवियो रोहिता। तो क्या है ये, तो ये पापावेर सोमनीफेरम है, तो बी इसका आंसर सही है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था। तो वो उसका जो सेनापति था स्लीमैन, उसी ने किया था स्लीमैन।
कभी कभी स्लीमैन का डायरेक्ट नाम दे देता है, स्लीमैन के द्वारा किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। तो मालवा और नर्मदा क्षेत्रों में काफ़ी फैले थे ठग, तो उन्हीं का था ये। 1835 में ठगी और डकैती विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो अब लॉर्ड जो एम हर्ष था वो 1823 से 1828 तक था, वो बर्मा युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड एम हर्ष जो था वो बर्मा से संबंधित था। हड़प नीति, रेल जो है ये चला था। वेस्टिंग देवांगन नेपाल युद्ध थे, नेपाल युद्ध, मराठा युद्ध, सिंगरौली की संधि, रैयतवाड़ी व्यवस्था, हेस्टिंग था सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। सैयद रजा नहीं, चिदम्बरम पिल्लई तो यही थे। सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे। बी आंसर इसका ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में स्टार्ट हो गया था, तो 1905 की बात है ये। चिदम्बरम पिल्लई ने चलाया था वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। एम गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने या वल्लभ भाई पटेल ने। तो महाड़ जो सत्याग्रह था उसको अम्बेडकर जी ने किया था, सी आंसर सही है। महाड़ जो जनजाति से संबंधित है, बी आर अम्बेडकर, तो नेतृत्व किया था इसका 1927 में। महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में स्थित था। तो महाड़ आंदोलन जो था 1927 में हुआ था, ये याद रखिए। 1927 का इसमें हुआ था ये, ठीक है। ये जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देना था, इसमें मुख्य कारण था इसका। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो विलियम बेडरबन, हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले। तो सबसे पहले जॉर्ज यूले बने थे 1888 में बने थे। 1888 में बने थे जॉर्ज यूले। फिर 89 में बने थे बेडरबन, 1889 में बेडरबन बने थे, याद रखिएगा। अल्फ्रेड वेब जो थे 1894 में बने थे, 1894 में, ठीक है। हेनरी कॉटन जो थे वो बने थे 1904 में, 1904 में हेनरी कॉटन बने थे। और एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, 17 में एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट। तो 5 लोग बने थे, तो पाँचों को याद कर लीजिए। विलियम बेडरबन थे, अल्फ्रेड वेब थे, हेनरी कॉटन, जॉर्ज यूले और एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, बोल दिया एक ही जगह बता दिया, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूछ रहे हैं कि पहला है कि एकमात्र सत्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह बेलगाम में आयोजित किया गया था। तो बात बिल्कुल सही है, बेलगाम में भी आयोजित हुआ था, ये बात सही है। दूसरा, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो भारतीय महिला पहली थी, सेकेंड महिला थी। पहला एनी बेसेंट थी, दूसरा सेकेंड महिला सरोजिनी नायडू थी। और भारतीय महिला की जब बात होगी तो सरोजिनी नायडू पहली थी। तो दोनों ही कथन इसका सही है, सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एकदम पीसीएस लायक है, इसे पूछता है वो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ठीक है। पहले विनोबा भावे थे। दूसरा जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा भी पूछता है, बिहार पीसीएस के वाले पेपर में हमने पढ़ाया है, तो उसको देख लीजिए। बिहार पीसीएस वाला जो हिस्ट्री का मैराथन है उसको देख सकते हैं आप, उसमें हमने बताया है सब। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो पहला जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये आंदोलन चालू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था। क्यों चालू हुआ था ये, तो ये जब ब्रिटिश लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार, तो एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए इसको चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम कालानुक्रम तक लगाना है। तो पहले कौन हुई थी, लास्ट कौन हुई थी, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला है मद्रास की संधि, सलवाई की संधि, एक्स ला सैपल की संधि, बेसिन की संधि। तो अगर आपको डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अंदाज अगर होगा आपको, सबसे पहले एक्स ला सैपल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो आप सबसे पहले 3 को लगाएंगे। सबसे पहला 3 है, तो 3 किस में है, इस दोनों में 3 है,
तो और सब कट जाएगा, ठीक है। बाकी 3 हैं। और उसके बाद कौन सी हुई थी, थोड़ा सा भी याद करिए। तो सबसे पहले ये हो गया, तो ये आपको 50-50 पे आ गया अब ठीक है, पहला होगा कि दूसरा होगा, तो मद्रास होगा। आप सभी को थोड़ा सा भी आइडिया होगा, मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली के साथ ही। तो दो दो एक एक तो दोनों में है, दूसरे पे अब मामला फंस रहा है चौथे में या दूसरे में। तो चौथा और क्या है, बेसिन की संधि है। और तीसरा जो है, सॉरी दूसरा जो है सालवाई की संधि है। सालवाई की संधि बार बार सुनेंगे, सालवाई की संधि जब पहले हुई थी बेसिन की संधि से, तो सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। तो जो इसमें दूसरा है वो पहला होगा, तो इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है। तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, ठीक है। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। और एक्स ला सैपल की संधि हुई थी 1748 में। और बेसिन की जो संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी, सबसे बाद में बेसिन संधि हुई थी, ठीक है। तो बी आंसर इसका ठीक है। इस तरीके से आप याद करके लगा सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 35 नंबर का, देव समाज की स्थापना किसने की थी। पहला है राधाकांत देव, नहीं। केशव चंद्र सेन, ये भी नहीं थे। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, MG रनाड़े द्वारा। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, देव समाज के बारे में, इनकी स्थापना किसने की थी। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, मिलान करवाया था हमने। सी आंसर सही है, हमको याद आ रहा है, ठीक है। याद है, 2 बार पेपर में पूछ चुका है। तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिए इसको। 36 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा ये भी सुन लीजिए, देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1887 में इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी। तो लाहौर में हुई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। 3, 4, 5, 6, तो 6 का उद्घाटन किया, डी इससे सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। वैंकूवर था, सैन फ्रांसिस्को था, लंदन था, दिल्ली था। तो वैंकूवर सैन फ्रांसिस्को में फंसिएगा नहीं, बताइए। तो सैन फ्रांसिस्को था, बी आंसर सही है। गदर पार्टी का वैंकूवर नहीं था, लंदन में था, यहाँ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पूछता है क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तब तक ये इस्तीफा दे चुके थे। JB कृपलानी थे, सी आंसर सही है इसका। पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं थे। तो सी आंसर सही है, JB कृपलानी थे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है हमको। तो पहला, 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया इनको, तो ये बात सही है। 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में चुना गया, तो ये भी ठीक है। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए, तो ये भी बात सही है, वो कलकत्ता के मेयर भी थे, इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। तो उन्होंने यही नहीं किया, समर्थन नहीं किया था, इसमें डी आंसर इसका सही नहीं है। उन्होंने गांधी इरविन का समझौता नहीं किया, समर्थन उसका नहीं किया, क्योंकि जब नमक सत्याग्रह जब हटने की बात इसको आई, तो वो उसके विरोध में थे कि आंदोलन को बीच में निलंबित न किया जाए। इन्होंने इसी वजह से गांधी इरविन समझौते का जोरदार विरोध किया था, क्योंकि नमक सत्याग्रह में बहुत सक्रिय थे, ये बहुत अच्छे से भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि मामला हमारे पक्ष में आएगा, मगर तब तक गांधी इरविन समझौता होने जब चला गया तो वो काफ़ी विरोध किया इसका, ठीक है। डी आंसर सही है। 40वां है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, तो कब पारित किया गया। तराले कमीशन कब आया था। तराले कमीशन को विश्वविद्यालय कमीशन भी कहते हैं इसको। तो 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो 1904 में पास किया गया था। 1902 में रैले कमीशन आया था, याद रखिएगा इसको। पूछता है ये, उस समय पूछता है कि कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। रैले कमीशन की अनुशंसा पे ही पास हुआ था विश्वविद्यालय आयोग, वो विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर का, पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संबंध में बताना है। पहला, ठोस पदार्थ में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो एकदम सही है। ठोस पदार्थों में मौलिक कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर भाग नहीं पाते हैं वो, क्योंकि कॉम्पैक्ट होते हैं तो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो आकर्षण बल जब ज़्यादा रहेगा तो गतिज ऊर्जा उनकी कम रहेगी, ये बात समझ लीजिएगा। गैसों में मौलिक कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है, तो ठीक है। गैस जो दूर दूर होती हैं ऐसे तो गैस होती हैं, उड़ती रहती हैं आपस में, तो कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं उनमें, ठीक है। तो ये बात सही है।
डी है दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदली जा सकती, तो ये गलत है। दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। जैसे दबाव बदल के गेहूँ को पीस के हम दूसरे तरीके से एकदम आटा बना देते हैं बुरूरा, तो दबाव बदलने से अवस्था बदल जाती है। तो डी आंसर इसका सही होगा, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो धातु नहीं है बताना है हमको। तो लिथियम धातु है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो बताइए तो कौन सा धातु, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है बताना है हमको 42 में का। तो लिथियम, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जो लिथियम है ये उपधातु नहीं है, एक क्षार धातु है। ये लिथियम एक क्षार धातु है, ये उपधातु नहीं है, ठीक है। और लिथियम का धातु का जो प्रयोग है मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मोटर इंजन में श्वेत धातु, जो बेयरिंग बनता है, बेयरिंग जिसको बियरिंग कहते हैं, जिसमें गोल गोल गोलियाँ होती हैं जो नाचता रहता है, उसके विमानों के कल पुर्जों को बनाने में इसका यूज होता है। तो इस तरह की बात है। उपधातु क्या होती है? कुछ तत्वों में धातु और अधातु के माध्यमिक गुण होते हैं, मध्यवर्ती गुण होते हैं। धातु भी होती है, कुछ धातु गुण होते हैं, कुछ अधातु गुण होते हैं। तो उसे धातुओं को उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरान हो गया। अब जर्मेनियम अर्धचालक है, तो इसमें जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये चालक बनना, इसी चालकता थोड़ा बढ़ जाती है। सिलिकॉन भी अर्धचालक है, तो ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था किसने? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा, एंटोनी लावाजियर द्वारा, एवोगाड्रो द्वारा। तो एंटोनो लावाजियर द्वारा इसको किया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या कहता है ये? इस नियम से यह निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसकी स्थिति बदली जा सकती है, उसका रूप बदला जा सकता है, ठीक है। अगला चलते हैं। परमाणु की संरचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो परमाणु की संरचना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समभारिक कहते हैं। तो हम पिछली वीडियो में किसी में बताएं कि जिसका समान भार होता है उसको समभारिक कहते हैं। जिसका भार समान होता है, जिसका भार समान होगा उसको समभारिक कहेंगे, क्योंकि भार इसमें भी आ रहा है और भार उसमें भी रहेगा। तो जिसका भार समान होगा या तो द्रव्यमान समान होगा उसको समभारिक कहते हैं। तो पहला गलत है। दूसरा है समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। तो ये भी गलत है। ये उसका हो गया, नीचे वाला ऊपर का कर दिया है। तो इसका सी आंसर होगा, ना तो 1 ना तो 2। तो समान भार वाले, समान परमाणु क्रमांक वाले को समभारिक कहते हैं और समान परमाणु क्रमांक वाले को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हो, ये समभारिक का उदाहरण है। समभारिक का उदाहरण जैसे 14C6H7N14, ये समभारिक हैं, समान भार। और समान परमाणु क्रमांक वाले होते हैं, जैसे 1D2 और 3T1 जो है इस समस्थानिक है, ये समभारिक है, ठीक है। सी आंसर सही था। 45 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? क्षारीय यौगिक नहीं है बताना है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, स्ट्रोटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से क्षारीय नहीं है, क्षारीय यौगिक नहीं है बताना है हमको। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है ये क्षारीय नहीं होता, बी आंसर है इसका। 46 नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वीकरण या यसत लेपन करके लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन कर उस संरक्षण से बचाने की एक विधि है? तो तांबा, निकिल, जिंक, क्रोमाइट। तो ये जिंक की लेपन करते हैं, जिंक का लेपन करते हैं। इसी कारण हम लोहे को क्षरण होने से बचाते हैं। तो यह ऑक्सीजन या सल्फर जैसे
ऑक्सीडेंट के साथ अभिक्रिया में धातुओं का विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण है ये, जैसे जंग लगना, नम हवा की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण है। तो इसका ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम रोकथाम के लिए इस पर कोटिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं। तो कोटिंग वाला वही जो गैल्वेनीकरण है उसी को कहते हैं, तो जंग ना लगे उस पर तो जिंक का लेपन कर देते हैं। ठीक है। 47 है, केपलर का गति का नियम संबंधित है। केपलर का गति का नियम किससे संबंधित है? घर्षणी गति, आवेग, ग्रहों की गति, वृत्तीय गति। तो किससे संबंधित है? ये ग्रहों की गति से संबंधित है। सी आंसर सही है। केपलर गति का नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से कौन केशिका परिघटना कैपिलरी फिनोमिना का रिएक्शन है? कैपिलरी जैसे रुई का एग्जाम्पल कल हमने बताया था कि बाती का एक सिरा हम तेल में डुबाते हैं और पूरा जो बाती होती है, जो दिया जलाया जाता है दीपावली पे, तो रुई की जो बाती होती है कॉटन की, तो धीरे धीरे केशिकत्व के कारण तेल उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है। उसी को केशिका परिघटना कहते हैं या कैपिलरी फिनोमिना कहते हैं। तो कौन सा पहला उसका उदाहरण पूछ रहा है कौन सा है? तो पहला फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर आना। दूसरा है मोमबत्ती में पिघलते हुए मोम का ऊपर आना। तीसरी है दीपक की बाती में तेल का चढ़ना। तीसरा तो है ही पौधे की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। तो कौन सा है बताना है हमको। तो फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर निकलना भी जो है किसी कैपिलरी के कारण होता है। तो सही उत्तर बताना है हमको। तो चारों ही है, डी आंसर सही है इसका। मोमबत्ती में पिघलते हुए मोम का ऊपर आना भी कैपिलरी रिएक्शन है। तीसरा दीपक की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण, ये भी कैपिलरी रिएक्शन है। तो डी आंसर इसका सही है 48वें का। ठीक है। तो और उदाहरण जैसे यही 4-5 उदाहरण मेन है इसके, तो इसी को देख लीजिएगा, बार बार इसी में घुमा के पूछेगा आपसे। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने लिखे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं लिखे हैं, बिस्मिल भी नहीं लिखे हैं, भगवती चंद्र बोहरा इसको लिखे हैं। तो सी आंसर ठीक है 49वें का। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। 50वां है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, संभल। तो संभल में रखी गई, याद रखिएगा, डी इसका आंसर है, संभल में रखी गई है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, केरल। तो कौन है इसमें? तो असम है। तो असम की लैंग्वेज थोड़ा हम लोग यहाँ से मिलती जुलती है पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वोत्तर कह रहे हैं, पूर्वांचल से। तो काजी नीमू, गाँव में कभी नीमू करते हैं सर, तो वही समझ लीजिए। तो असम है जो, तो उससे थोड़ा सा सोच के मार सकते हैं नींबू। ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो मदसरू पहाड़ियाँ, गुप्तेश्वर वन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, गंधमर्दन पहाड़ियाँ। तो किसको किया गया है? तो गुप्तेश्वर वन को किया गया है, बी आंसर सही है, गुप्तेश्वर वन। उड़ीसा के कोरापुट जिले में है गुप्तेश्वर वन। ठीक है। इसमें जो गुप्तेश्वर वन राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत इसका बना है। 3 पहले ही थे। 3 विरासत कौन कौन से थे? मंदसरू है, मंदसरू पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, गंधवर्मन पहाड़ियाँ, पहले 3 थे। अब गुप्तेश्वर वन भी चौथा इसका बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले से तीनों हैं, जो बाकी तीनों दिए हैं पहले से BHS हैं ये। ठीक है। 53वां, दिसंबर 2024 में, दिसंबर तो आया ही नहीं है भाई 2024, ये 23 होगा। दिसंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया है? तो भारतीय रेलवे की ओर से किसने किया है? तो बंधन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक। तो बंधन बैंक को किया है, ए आंसर सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की है? तो श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है या जापान है? 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए।
तो वो अपना ही देश भारत है, बी आंसर सही है। स्व वन और कास्ट प्रमाणन योजना चालू की है तो भारत है। 55वां है, हाल ही में लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किसको दिया गया? झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को या तेलंगाना को? तो उड़ीसा को दिया है। काई चटनी इसको कहते हैं, काई चटनी। ये जो वो होते हैं पीली पीली जो मोटी चींटियाँ होती हैं, लाल चींटियाँ, उनको पीस के बनाया जाता है, ये खट्टा लगता है थोड़ा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 56 नंबर का, कि वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश किया तो बताइए। 56 का क्वेश्चन बताइए। तो चीन करेगा, जापान करेगा, यूके करेगा, भारत करेगा? तो भारत इसको कर रहा है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ऊँट महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया, कि जोधपुर में, गांधीनगर में, बीकानेर में? तो बीकानेर में किया गया, डी आंसर इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चाई 6 मिशन चर्चा में था, तो किसका मिशन है? तो उत्तर कोरिया का नहीं है, फिलीपींस का भी नहीं, जापान का नहीं है, चीन का है ये चाई 6, सी आंसर होगा इसका 58 का। तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जो उसका जो मिशन भेजने वाला है, तो चंद्रमा की सतह के प्रतिदर्श एकत्र कर पुनः पृथ्वी पर वापसी वाले इस चागई 6 मिशन का प्रमोशन वर्ष 2024 में पहली 6 माही में किया गया। इस मिशन का लक्ष्य है दक्षिणी ध्रुव से चंद्रमा के कुछ नमूनों को एकत्र करना और चंद्रमा के भूविज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, वहाँ से कुछ सामग्री लेगा, अपना नमूना लेगा और वापस चलाएगा। ये चीन का है, सी आंसर सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 26 दिसंबर? तो 28 दिसंबर को मनाया जाता है, ए आंसर सही है। 60वां सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में? तो वाराणसी में किया गया, डी आंसर सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? बताइए। एरावत है, परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है, परम युक्ति है? तो एरावत है, ए इसका आंसर सही है। एरावत जो सीडैक पुणे में स्थापित है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित? तो नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, सी इसका आंसर सही है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो नहीं है बताना हमको। तो वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य नहीं होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होती हैं। ये प्रकृति में जो होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, तो ठीक है, ये भी पहला ही गलत है इसका ये। उन्हें अपने प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी ठीक है। उनमें ऊर्जा और संवेग होता है, तो ये भी सही है, डी सही है, तीनों सही है इसमें, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, रेडियो तरंग हो गई, एक्सरे हो गया, ये सब निर्वात में भी गति कर सकती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो सौर ताप उपकरणों में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण यूज किया जाता है, ए सही है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण के और यूज हैं, जैसे कि जो कारों के हेडलाइट होती है उसमें समानांतर प्रकाश मिले हमको, उसके लिए उसमें हम हेडलाइट में यूज करते हैं कारों की। सर्च लाइट जो होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में, इसकी जैसे कटोरी जो लगती है ये इसी की होती है, अवतल दर्पण की। और इसका उपयोग चेहरे की बढ़ी हुई सीधी छवि प्राप्त करने के लिए सेविंग मिरर के रूप में इसे किया जाता है, जो सेविंग वाला मिरर है, नॉर्मल हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, और सौर ताप उपकरण में इसे करते ही हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण भी पूछता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो उसके लिए भी है, तो सर्च मिरर के रूप में करते हैं।
स्टोर और सामुदायिक हॉलों में इसका यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर के रूप में जो गाड़ियाँ पीछे देखते हैं हम लोग कि कौन सी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी जो बैक वाला जो मिरर लगा होता है उसमें यूज करते हैं इसका। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप के रूप में भी उसका यूज करते हैं। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। तो अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो 86 में हुई थी। बी आंसर इसका सही है। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के एक तत्वाधान में ये स्थापना हुई संस्थान है ये। इसका उद्देश्य जो है गौरवशाली भारत, अयोध्या की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। पहला, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है, तो ठीक है। दूसरा है, राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासक का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है इसके, तो ए आंसर होगा इसका। 67 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है। तो बरुआ सागर ताल, बेला सागर झील, चित्तौर झील, कीथम झील। तो कौन सा है? चित्रौरा झील है, यही जो है प्राकृतिक झील है। ये कहाँ पे है? बहराइच में है, याद रखिएगा, बहराइच में है ये जो है प्राकृतिक झील है, बाकी सब कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है। तो चित्रौरा याद करिएगा, बहराइच में है, याद रखिएगा। 68 नंबर की झील है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जिला है और वन्यजीव अभयारण्य है, मिलाना है। तो सुरहा ताल अभयारण्य कहाँ है, इसको मिलाना है। फिर उसके बाद में लाख बहोसी अभयारण्य, सुहागी बरवा अभयारण्य, महावीर स्वामी अभयारण्य। तो लाख बहोसी अभयारण्य जो है कन्नौज में है, तो लाख बहोसी एक हो गया। जो सुरहा ताल है, सुरहा ताल अभयारण्य जो है बलिया में है, तो सुरहा ताल बलिया में है, तो 2 हो गया। सुहागी बरवा अभयारण्य जो है, सुहागी बरवा अभयारण्य महाराजगंज में है, तो 4 हो गया इसका। और महावीर स्वामी अभयारण्य कन्नौज में है, तो 1 नहीं, कन्नौज में ललितपुर में है, 3 हो गया इसका। ललितपुर में तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 बी आंसर ठीक है इसका, 2 1 4 3। तो सुरहा ताल जो है बलिया में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है। तो जरदोजी, चिकनकारी, फुलकारी और कांथा। तो ये जरदोजी है, इंपॉर्टेंट है ये। सोना और चांदी की कढ़ाई की जाती है जरदोजी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली है ये। इसको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी इसको प्राप्त है लखनऊ के लिए। लखनऊ फेमस है जरदोजी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। उपरोक्त उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है सरधना महोत्सव। तो मेरठ है, फर्रुखाबाद है, आगरा है, मिर्ज़ापुर है। तो इसका किया जाता है मेरठ में, तो ए आंसर सही है। तो ये महोत्सव 3-4 महोत्सव, इसको जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो ए आंसर इसका सही है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो 1976, 1975, 1978, 1980। तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1976 में, तो बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में है ये, लखनऊ याद रखिएगा, लखनऊ में है। मिलान करवाता है, पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद महिला विश्वविद्यालय की प्रथम प्रधानाध्यापिका थी। इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका बनी, तो कौन बना था? सुचित्रा कृपलानी नहीं, महादेवी वर्मा यही बनी थी। एनी बेसेंट बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। महादेवी वर्मा बनी थी महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका। 73वां है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा। तो फिश मार्केट कहाँ बन रहा है? तो प्रयागराज में, कानपुर में, मुरादाबाद में या लखनऊ में। तो ये मुरादाबाद में बनाया जाएगा, इसका सी सही है, मुरादाबाद में बनाया जा रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 नवंबर, 3 दिसंबर, 13 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है इसका, 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला है 75 नंबर का क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में, चेन्नई में, अयोध्या में, कन्याकुमारी में। तो वाराणसी में किया गया था, ये इसका आंसर सही है, काशी तमिल संगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका है 76 नंबर का कि सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिलक्यारा सुरंग के बारे में बताना है। किस में है? तो लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में है। तो ये उत्तराखंड में है, सी इसका आंसर सही है। जो सिलक्यारा सुरंग है उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग ढह गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे थे। तो सिलक्यारा सुरंग के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि श्रमिक इसी में फंसे थे, काफ़ी दिन बाद जाके निकल पाए हैं सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, अमृत भारत ट्रेन है तो EMU है, इंटरसिटी ट्रेन है, DMU है, इंटरसिटी ट्रेन है, सुपरफास्ट पैसेंजर है या सुपरफास्ट मालगाड़ी है? तो अमृत भारत ट्रेन जो है सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है, तो सी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, अपरमादेश। तो बंदीकरण इसको हटा दिया, बंदीकरण का निलंबन कर दिया गया था, निलंबित हो गया था बंदीकरण। 79 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन बुश सी वॉकथॉर्न का संबंध किससे है? तो झाड़ियों से, कवक से, वृक्ष से, मैग्रोव से है। तो किससे है? तो ये झाड़ी है। तो गोल्डन बुश जो है सी वॉकथॉर्न जो है इंपॉर्टेंट औषधि है, ये औषधि गुण इसमें पाए जाते हैं और एक तरह का झाड़ी है, ये श्रब है। भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने के तहत ये GI टैग रजिस्टर हुआ लद्दाख का सी बकथॉर्न। तो पूछता है कहाँ पे? ये तो लद्दाख का है, सी बकथॉर्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं इसको, गोल्डन बुश भी कहते हैं, गोल्डन माइन भी कहते हैं इसको। ये आमतौर पर जो हिमालय क्षेत्र हैं में वृक्ष रेखा के ऊपर लद्दाख की स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है ये। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 80 का है कि भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला है 2030 तक भारत में 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना हाइड्रोजन के माध्यम से। दूसरा है भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना। सी है 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये सी वाला नहीं है, तो है डी ऑप्शन सही है, ANB, डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलोर में, नई दिल्ली में, पुणे में या तिरुवनंतपुरम में। तो पुणे में किया गया था, सी आंसर इसका सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया? तो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, उपरोक्त में से सभी है। तो उपरोक्त में सभी ने भाग लिया दोस्ती 16 में भाग में। वर्ष 1824 के कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चेन्नम्मा, रानी गाइदिल्लू, बेगम हजरत महल, मातंगिनी हजारा। तो रानी चेन्नम्मा ने किया था, ए इसका आंसर सही है। तो कित्तूर विद्रोह का आयोजन नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। एक कर्नाटक रियासत की थी, कर्नाटक संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया? तो हाटी समुदाय किसने शामिल किया? हाटी समुदाय, हाटी याद रखिए। पहला झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, डी आंसर इसका सही है। हिमाचल प्रदेश ने हाटी समुदाय को शामिल किया है अनुसूचित जनजाति में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बोईशाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया? पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया कौन है? पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है, मणिपुर है या बिहार है? तो ये पश्चिम बंगाल है, ये इसका आंसर सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसलिरेशन LTTD संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो निम्न तापमान थर्मल डिसलिनेशन
इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सही है। लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनेशन प्लांट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन, कहाँ पे इनोग्रेशन किया गया इसका? तो केरला में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में या उड़ीसा में? तो लक्षद्वीप में किया गया, सी इसका आंसर सही है। लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया? तो कौन सा देश है वो? तालिबान द्वारा नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया, तो कौन सा है वो? तो पाकिस्तान है, कतर है, ईरान है, चीन है। तो इसमें सबसे विद्रोही चीनी है, तो वही कर सकता है, डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का कि नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है? किस ब्लॉक रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है? गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का डी आंसर सही है। कौशाम्बी का जो जिला है 7 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहीं है, 89 नंबर का, उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी मनोरथ गौशाला? लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में, कानपुर में। तो लखनऊ में की जाएगी, ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो कह रहा है इसकी शुरुआत 2011-12 में किया गया था, तो नहीं 14-15 में शुरू हुआ था ये, मोदी सरकार बनी थी तब, भाजपा की सरकार, तो 14-15 में हुआ था। दूसरा है यह मृदा के स्वास्थ्य के सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है, तो ये ठीक है दूसरा। तो केवल 2 सही है, सी आंसर ठीक है इसका। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की? तो बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की तो सबसे पहले सातवाहन ने सब कार्य किया था, तो इसका बी आंसर सही है, सातवाहन। कुषाण नहीं है, चोल नहीं है, पल्लव नहीं है। 92 नंबर का है भारत की कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो गांधार कला में भूरे बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो भूरे बलुए पत्थर का उपयोग किया जाता था, तो बात ये सही है। दूसरा है मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही इसका कथन सही है, तो इसका सी आंसर सही होगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93 का, मौर्य काल में सीता शब्द प्रदर्शित करता था राज्य की भूमि, सोने का सिक्का, भू राजस्व, किलेबंदी प्रक्रिया, तो ये राज्य की भूमि थी। 93 का ए सही है, राज्य की भूमि थी। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो बताना है। प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है, ग्रीक है। तो प्राकृत भाषा है हाथी गुम्फा में, तो ए इसका आंसर सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों पे या गुफाओं में स्थित है। 1825 में इसकी खोज हुई थी। यह राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से, याद रखिएगा। तो स्यादवाद जो है जैन धर्मों का एक विचार है। इसका अर्थ जो होता है वो संभावनाओं की जांच करना होता है कि एक चीज़ की देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, कई संभावनाएं उसकी हो सकती हैं। कोई एक ही चीज़ यथार्थ सत्य नहीं है, उसको अलग अलग देखेंगे तो उसका अलग अलग नज़रिया बन के आता है। तो और केवल कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ या इंद्रियों में ही मान्य होता है जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम स्याद कहते हैं, या हो सकता है ऐसा। कि सभी निर्णय सशर्त होते हैं, ये इनका कहने का मतलब सभी निर्णय सशर्त होते हैं, कोई इस तरह से नहीं है। और किसी भी वस्तु को देखने का, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, अनंत तरीके हैं उसको देखने के लिए। तो कोई चीज़ मतलब कि जैसा आप बोल रहे हैं वही आपका सही नहीं है, सबकी बातें सुना करिए। जो सब दूसरे एंगल से एक ही चीज़ के बारे में बताएंगे तो उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अनंत तरीके से एक वस्तु की व्याख्या की जा सकती है, इसी बात को कहता है स्यादवाद। आप ही सब कुछ नहीं जानते हैं, सबका सुना करिए। तो कुल मिला के बात इनका यही है। तो ठीक है, तो जैन धर्म का है ये। ठीक है, चलते हैं 96 नंबर पे।
96 नंबर क्वेश्चन है करण और कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत मिशन के तहत शुरू की गई। ये पहला है, इसका कारण बता रहा है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को कम करना है। तो दोनों इसका सत्य है। और प्राकृतिक कृषि अरे सतत कृषि के लिए इसीलिए प्रारंभ की गई प्राकृतिक कृषि, सिंथेटिक रसायनों का उपयोग कम करें। तो ये आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका डी आंसर सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में है। तो पूछ रहा है कब प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है पीसीएस। तो 24 फरवरी 2019, 31 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2020। तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिलान करा देगा, याद रखिएगा बिल्कुल। 98 नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है। तो प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन प्रदान करना नहीं। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत ड्रोन का उपयोग नहीं। कृषि सहायता के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना। तो यही सही है, सी इसका आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 99 नंबर का। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की अवधारणा शुरू की गई थी कब। 2001 में, 2002 में, 2004 में या 5 में। तो 2001 में ये शुरू की गई थी, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है समग्र रूप से कच्चे माल का विकास और स्रोत प्रसंस्करण पैकेज और एक सन्निहित क्षेत्र के अंदर एक विशिष्ट उपज का निर्यात करना इसका मेन लक्ष्य था। 100वां नंबर है, 100वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मौर्य काल के दौरान वेसस थे। तो वेसस के बारे में बताना क्या थे ये। तो व्यापारिक सड़कें थी, भंडारगृह था, चांदी का सिक्का था, ग्राम प्रधान था। तो व्यापारिक सड़कें थी जहाँ पे सामान जाता था, जहाँ पे चोरी वोरी कम होती थी, छिनैती कम होती थी, तो बेसिस होते हैं। तो बेसस जो है वाराणसी की व्यापारिक गलियों को भी कहते थे कि जो वाराणसी में व्यापारिक गलियाँ उनको बेसिस कहते थे, वो सुरक्षित गलियाँ थी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का। संगम युग में धनी किसान को क्या कहते थे। तो परियार, उर्रार, बिल्लाल, कैदेसियार। तो उनको हम कहते थे बिल्लाल कहते थे, सी आंसर सही है। धनी किसानों को बिल्लाल कहते थे। शासक वर्ग को अरसर कहते थे। कृषि मजदूर को परियार कहते थे। जो जासूस था उसको उर्रार कहते थे। निम्न वर्ग के सदस्य को कैदेसियार कहते थे। कैदेसियार निम्न वर्ग के लोगों को कहते थे, निम्न वर्ग के लोग को कहते थे कैदेसियार। जो एनाड़ी था उसको सेना नायक को एनाड़ी कहते थे, सब याद रखिएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सैन्य विभाग था। तो दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने कोही। तो सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो था सैन्य विभाग था, इसका बी आंसर सही है। और जो रिसालत था ये विदेश का मामला देख रहा था, विदेश मामला। रिसालत जो था विदेश मामला था। दीवाने इंसा जो था वो पत्राचार था, पत्राचार का। और दीवाने कोही जो था कृषि विभाग था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, कि फिरोज शाह तुगलक किया था कि MBT किया था, देख के बताइएगा किसने किया था इसको। तो 103 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, साम्राज्य और राजवंश को मिलाना है। तो बरार है, बरार है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है। तो पूछ रहा है कि राजवंश कौन कौन से राजवंश कहाँ कहाँ थे। तो निजाम शाही बताइए कहाँ था। तो अहमदनगर के निजाम आप पढ़े होंगे, तो 4 हो जाएगा निजाम शाही। गोलकुंडा की कुतुब शाही, तो 1 हो गया। बीजापुर की आदिल शाही, 3 हो गया। बरार की कुतुब शाही, इमाद शाही, बरार की इमाद शाही थी, तो 2 हो गया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा है भाई। 2 3 4 1, 2 3 4 1 डी वाला सही है। 2 3 4 1, तो इसका 2 हो गया इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम और गोलकुंडा कुतुब शाही। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1534 में
1538 में, 1539 में, 1540 में। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, शेर शाह के बीच 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। सी आंसर सही है इसका। ठीक है, इसके एक साल बाद 1940 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। एक साल बाद ही लड़ा गया था जस्ट। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्री के समूहों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज नहीं, अष्टप्रधान कहा जाता था इनको। बी आंसर सही है। अष्टदिग्गज जो थे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के उसमें थे, कृष्णदेवराय। नवरत्न थे अकबर के यहाँ, और अष्टप्रधान थे उनके यहाँ शिवाजी। ठीक है, तो 105वें का होगा अष्टप्रधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 106 नंबर का, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ देगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था 1956 में, 1963 में, 1985 में या 1994 में। तो 1994 में गठित किया गया था। डी आंसर इसका सही है। तो अनुच्छेद पूछता है राज्य वित्त आयोग का, तो याद रखिए 243 आई में, ये पंचायती राज वाला मामला है इसमें। तो भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो 243 आई, 243 वाई एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो वो कई आर्थिक क्षेत्र कितने हैं तो ये बताना है। 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं, 15 हैं। तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में किया गया है। सबसे अधिक पूछेगा जिला किस में है, तो केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में जिला है, जिसमें लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर आते हैं। तो सबसे अधिक शामिल है केंद्रीय में, नहीं केंद्रीय में 10 ही शामिल हैं, पूर्वी में 28 जिले शामिल हैं और पश्चिमी में सबसे अधिक हैं, इसमें 30 शामिल हैं, 30 जिले शामिल हैं पश्चिमी में, जहाँ एटा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर ये सब आते हैं। ये 4 भाग है, याद रखिएगा। 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, याद कर लीजिए। 108 नंबर का क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के बारे में बताना है। अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदिर परिसर बेसर शैली में निर्मित किया गया है, पहला गलत है। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 सही है, डी आंसर इसका सही है। तो जो 3 मंजिला मंदिर है, पारंपरिक नागर शैली में इसका यूज किया गया, बेसर में नहीं, नागर में है। उत्तर भारत की जो शैली है नागर शैली में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, निर्माण में जो मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है, कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मुख्य गर्भ में रामलला की मूर्तियां हैं और साथ ही रंग मंडप है और नृत्य मंडप है, शायद कई और मंडप भी हैं इसमें। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया, तो कब किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में। तो कब किया था रक्षा गलियारे का? तो 2018 में किया गया था। सी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है? तो कौन नहीं है? अनअकैडमी फिजिक्स वाला, इंडिया मार्ट, पिन लैब। कौन सा नहीं है? तो अनअकैडमी नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला है, इंडिया मार्ट है और पाइन लैब है। पिन नहीं, पाइन लैब है। अगला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको, फिजिक्स वाला, इंडिया मार्ट, पाइन लैब। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव वायु जल के इंटरफेस पर रहता है? वायु और जल के इंटरफेस पर रहता है, वो कौन सा जीव है? न्यूस्टन है, पेरीफाइटन है, प्लैंकटन है, नेक्टन है। तो कौन रहता है? तो ये रहता है न्यूस्टन। ये इसका सही आंसर है। ये जीव वायु और जल के इंटरफेस पे रहता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, घास के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। लानोज और कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। दूसरा है
ये तो पहला ठीक है। लानोज और कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये सही है। दूसरा, शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। तो विश्व, तो इसका दोनों सही है, सी आंसर सही है इसका। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय दशा नहीं है, पूछा है। तो उथला सागर, कठोर सतह का अभाव, खारा जल, स्वच्छ जल, तो कौन सा नहीं है बताइए। तो कठोर सतह का अभाव जो है, ये जब रहेगा, नहीं रहेगा, तो यही मतलब वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है। तो कठोर सतह का अभाव, कठोर सतह होनी चाहिए जिस पे वो लोग रुकें। तो क्या क्या होता है उनके विकास के लिए, तो उथला जल निकाय होना चाहिए, अर्ध कठोर सतह होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, गर्म जल होना चाहिए, खारा, थोड़ा खारा पानी होना चाहिए, पोषक तत्वों की प्रचुर आपूर्ति होनी चाहिए, तब प्रवाल डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, निम्नलिखित में से किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय स्थिति में रखा गया है। तो गिद्ध की 6 प्रजातियां हैं, जिसमें से लॉन्ग बिल्ड गिद्ध जो है लुप्त प्राय है ना, गंभीर रूप से लुप्त प्राय। तो सिलेंडर बिल्ड गिद्ध जो है बी वाला, इसको लॉन्ग बिल्ड बल्चर भी कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए। तो बी वाला जो है इसी को गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। इजिप्टियन गिद्ध है जो तो लुप्त हो गया है। रेड हेडेड गिद्ध है गंभीर रूप से लुप्त प्राय, रेड हेडेड भी है, तो मगर से रेड हेडेड ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 115 नंबर का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेगा डाइवर्स देश है। तो फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, भारत है और ब्राज़ील है। तो इसमें पहला फिलीपींस भी है मेगा डाइवर्स, पापुआ न्यू गिनी भी है, भारत भी है और ब्राज़ील भी है। तो इसका डी आंसर सही है कि चारों ही मेगा डाइवर्स देश हैं, ठीक है। तो मेगा डाइवर्स देश जो हैं 17 हैं। तो पहला इसमें 17 देश हैं, उसमें 4 तो यहीं पे नाम आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, कोलंबिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इक्वाडोर है, भारत है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मैक्सिको है, पेरू है, फिलीपींस है, दक्षिण अफ्रीका है, पापुआ न्यू गिनी है, USA है और वेनेजुएला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल जो है 116 नंबर का, नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया, 2010 में, 2002 में, 2012 में, 2005 में। तो 2010 में अपनाया गया था, ए आंसर सही है इसका नगोया प्रोटोकॉल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस लिए था नगोया प्रोटोकॉल। तो ये बायोडायवर्सिटी, जैसे कोई भी, जैसे भारत की कोई औषधि है उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, वहाँ की कुछ कम्युनिटी है कहीं की, उसको प्रोटेक्ट करके रखी है, गांव की कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखी है। कोई आदमी आया, जैसे मान लो हल्दी है, उसको ले जाके यूज कर रहा है, उसके जो औषधि गुण हैं उसको ले जाके यूज कर रहा है, और उनको जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहा है इनको, कम्युनिटी को। तो उसी शेयर को कम्युनिटी को दिलवाने के लिए, उनका जो हिस्सा उनको दिलवाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल आया था। तो इसको कहते हैं कि उनके, जैसे क्या है इसमें कि 1992 में जैव विविधता अभिसमय हुआ था, CBD में एक पूरक समझौते के रूप में अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत वितरण पर यह प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये 29 अगस्त 2010 को नगोया जापान में अपनाया गया, ये लागू हुआ 2014 से। तो अपनाया गया था 2010 से, लागू हुआ 2014 से। तो इसमें अनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान जो होता है उसको भी शामिल किया जाता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय साइट्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है बताना है हमको। तो पहला है, इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियाँ हैं, तो ये भी बात सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ही इसका सही है। तो 1 और 2 इसका दोनों सही है। तो इसकी 3 सूचियाँ हैं, इसको परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 कहते हैं, इसको परिशिष्ट कहते हैं उसको। तो जो परिशिष्ट 1 में रखी गई हैं 1200 प्रजातियाँ, उनको विलुप्त होने का खतरा है। परिशिष्ट 2 में थोड़ा कम खतरा है विलुप्त होने का, और परिशिष्ट 3 में उनका व्यापार किया जा सकता है नियंत्रित तरीके से। तो ये सब बातें इसमें रखी गई हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 118 नंबर का कि निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे, सुहरावर्दी सिलसिला नहीं, नक्शबंदी सिलसिला नहीं,
कादरिया का नहीं थे, ये चिश्ती सिलसिला के अनुयायी थे। डी आंसर सही है इसका। और 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है? तो कौन सा है वो देश? तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है। तो जापान है, डी इसका आंसर सही है। जापान जो सबसे बड़ा शेयरधारक देश है इसका। तो जापान का और संयुक्त राज्य अमेरिका कुल शेयर 15% के साथ प्रत्येक तो 31 दिसंबर 2022 तक एशियाई विकास बैंक के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत। तो 15.6 जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी 15.6 है, चाइना है 6.4 है, भारत 6.3 है, ऑस्ट्रेलिया 5.8 है ऑस्ट्रेलिया। तो जापान सब सर्वाधिक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गरीबी रेखा शब्द के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो भारत में यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो नहीं। तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, तो दूसरा सही है। तो सही बताना भी हमको, तो केवल बी इसका सही आंसर है, तो केवल 2 सही है। तो भारत में गरीबी का आकलन जो करता है अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मोस्पी द्वारा के तहत जो राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय है वो करता है, इसलिए एक सही नहीं है। NSSO करता है, NSSO इसके करता है गरीबी का। तीसरी परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं है, मोस्पी है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही होगा। ठीक। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने कौन निकलती है? कौन सी नदी है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? तो पेरियार है, कावेरी है, महानदी है, या गोदावरी है। तो कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी निकलती है, बी आंसर याद रखिएगा। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गेरसोप्पा जोग जिसको कहते हैं जोग प्रपात किस नदी पे है? गोरसोप्पा या जोग प्रपात किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे नहीं है, नील पे नहीं है, अमेजन पे नहीं है, शरावती नदी पे है। डी आंसर इसका सही है, शरावती नदी पे है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का, पूछ रहा है ITCZ के बारे में बताना है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दबाव वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, सी इसका आंसर होगा। ITCZ जहाँ 2 व्यापारिक पौने मिलती हैं, एकत्रित होती हैं, उसी क्षेत्र को कहते हैं। तो ये शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, 124 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो 12 राज्य हैं, 12 महीने हैं। तो कौन सा अंग्रेजी हिंदी का जो महीना दिया हुआ है, अंग्रेजी का दिया हुआ है, कि कौन किसे मैच कर रहा है इसको बताना है। 124 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो चैत वैशाख वाला समय है वो मार्च अप्रैल वाला है, तो 1 हो गया। और जेठ आषाढ़ वाला जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है तो ज्येष्ठ होता है वो, तो मई जून वाला क्षेत्र है, तो बी हो गया, इसका 2 हो गया। श्रावण भादो जुलाई अगस्त हो गया, सावन भादो, तो ये 3 हो गया। अश्विन कार्तिक 4 हो गया, सितंबर अक्टूबर, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन ठीक है इसका। 125 नंबर क्वेश्चन है, इस कोपेनहेगन का वर्गीकरण है उसको मैच करना है। तो AMW मतलब लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी पवने, मानसूनी जलवायु, तो ये भारत का पश्चिमी तट हो गया, तो 4 हो गया इसका। शुष्क ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु जो है, शुष्क ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु हो गया, तो 3 हो गया इसका, मतलब तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, गर्म मरुस्थल राजस्थान वाला क्षेत्र 2 हो गया ये। और DFC जो हो गया लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, 1 हो गया। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, सी वाला सही है इसका, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर का, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? तो कौन सी परियोजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं थी नहीं, 9वीं थी, 9वीं थी, 10वीं नहीं थी, 11वीं नहीं थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, तो बी आंसर सही है। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता?
फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में किसका व्यापार नहीं किया जा सकता है? कमर्शियल पेपर का, डिबेंचर का, जमा पत्र का, टी बिल, ट्रेजरी बिल का। तो किसका नहीं किया जा सकता है? तो ऋण पत्र मतलब डिबेंचर का यहाँ पे नहीं किया जाता, डिबेंचर का। बाकी वाणिज्यिक पत्र, जमा पत्र और राजकोषीय पत्र, इन तीनों किया जाता है क्योंकि तीनों ये शॉर्ट टर्म है। तो डिबेंचर जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का व्यापार जो होता है मुद्रा बाजार में होता है, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म वाला। और बाकी जो पूंजी बाजार है, तो पूंजी बाजार में मन जो उसमें जो होता है, इसमें शेयर मार्केट होगा, जो हो गया शेयर हो गया, ऋण हो गया, ये सब चलता है, बॉन्ड वॉन्ड चलता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, बी। ऋण पत्र या डिवेंचर इसका यूज नहीं कर सकते हम, मनी मार्केट में इसका कारोबार नहीं होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रीनल स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, लाफर वक्र के बारे में बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाफर वक्र के बारे में बताइए। इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। पहला है, लाफर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच बताता है? नहीं। गरीबी और असमानता के बीच बताता है? नहीं। कराधान की दर और कर राजस्व के बीच बताता है? तो यही सही है, ये भी गलत है। तो कराधान की दर और कर राजस्व के बीच का संबंध बताता है। तो मैं समझाया था एक वीडियो में आपको कि कर का रेट उतना ही तय करिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले आपको। तो कर का रेट जितना बढ़ाते जाएंगे तो आपका राजस्व जो है पहले तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और जैसे इसको और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपका कर जो रेट है वो कम होने लगेगा, कर राजस्व कम होने लगेगा। तो रेट एक लिमिट में होना चाहिए जिसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम सरकार को राजस्व हो। तो लाफर वक्र वही बताता है, तो इसका सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी क्या कहलाती है? तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा, क्या कहते हैं उसको? तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार की व्यय की तुलना में सरकार का राजस्व कम हो तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। याद रखिएगा कि राजस्व कम हो रहा है, व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा उसको। 101 आंसर सही है। 131 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है? खापा चान किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को नहीं, हिमाचल प्रदेश को नहीं, उत्तराखंड को भी नहीं, ये लद्दाख को खापा चान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बर्फीली भूमि। खापा चान का मतलब होता है बर्फीली भूमि, बर्फीली भूमि खापा चान। तो ए आंसर सही, सी इसका आंसर सही है, लद्दाख। विशेष आहरण अधिकार क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट क्या, किसका ये रिलेटेड, किससे रिलेटेड है स्पेशल ड्राइंग राइट? तो थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो विश्व बैंक से नहीं है, आर्थिक मंच से नहीं है, ब्रिक्स से नहीं है, IMF से है। तो बी आंसर इसका सही है, 132 का, IMF से संबंधित है स्पेशल ड्राइंग राइट। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है? तो कपास को, रेशम को, नारियल को या जूट को? तो किसी को कहते हैं? स्वर्ण रेशा कहते हैं जूट को। डी आंसर सही है। अगला है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बताइए इसको। गुजरात से क्या? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तो गुजरात है, डी आंसर सही है। चलते हैं 135 नंबर के क्वेश्चन पे। 135 नंबर क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा। तो कौन करता है, कौन बढ़िया देता है स्थिति, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में सभी जो हैं, जहाँ पे ज्वारी ऊर्जा के लिए अच्छी स्थितियाँ, आदर्श स्थितियाँ, तो डी आंसर सही है। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 5, 6, 7 या 8? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंक का, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखिएगा। NPA के बारे में पूछ रहा है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्न कथनों में से विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। 137 नंबर का, तो इसका 136 नंबर का जो क्वेश्चन था 6 बैंकों का, तो बी इसका आंसर होगा। 137 नंबर है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया जाता। दूसरा इसमें है,
ऋण का भुगतान मतलब ऋण का जो ब्याज है, ब्याज या मूलधन अगर 90 दिन तक नहीं दिया गया तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। दूसरा है यदि कोई संपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए है तो इसे अवमानक संपत्ति कहा जाता है, सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। अवमानक मतलब सब स्टैंडर्ड होता है, तो दूसरा भी ठीक है। तो दोनों कथन सही है इसके, तो इसका डी आंसर सही होगा। 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 138 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा स्थिरांक कोष प्राइस स्टेबिलिटी फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रिजर्व बैंक द्वारा की गई है, कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये बी वाला सही है इसका आंसर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई है। प्राइस स्थिरांक कोष की स्थापना की गई है 2014-15 में इसको की गई थी किसान कल्याण विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य जो है आलू, प्याज और दालों जैसी आवश्यक कृषि बागानी वस्तुओं की कीमतों की अस्थिरता को कम करने के लिए मदद करेगा ये। तो प्राइस स्टेबिलिटी फंड जो है इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। 139 नंबर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार कहाँ है? नागपुर से दिल्ली है, लुधियाना से दानकुनी है, रायपुर से रांची है, बिलासपुर से मुंबई है। तो ये बिलासपुर से मुंबई है, डी आंसर सही है इसका। बिलासपुर से मुंबई है इसका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है हमको। तो पहला है उच्च रोजगार सृजन, ये तो सब में होता है। कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत बनाना, ये भी लगभग हर जो पिछड़ा है उसको ही तो मजबूत बनाएंगे, तो बी वाला भी ठीक है। आयात उन्मुखी उद्योग को बढ़ावा देना, तो आयात उन्मुखी उद्योग क्यों होगा भाई, निर्यात उन्मुखी होना चाहिए, तो ये सी इसका गलत है। ऊंची कीमतों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण, तो ये भी होगा, तो सी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरण भुगतान हिस्सा, मतलब कि ट्रांसफ़र पेमेंट आर पार्ट ऑफ, तो ये यूपीएससी में पूछा है इसको, तो बताइए क्या है ये। ट्रांसफ़र पेमेंट आर पार्ट ऑफ क्या? किसान को दी जाने वाली सब्सिडी नाममात्र की जीडीपी का, वास्तविक जीडीपी का या व्यक्तिगत आय का? तो ट्रांसफ़र पेमेंट पार्ट ऑफ व्यक्तिगत आय, तो डी इसका आंसर सही होगा, व्यक्तिगत आय का होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, ट्रांसफ़र पूछता है इसके बारे में, जो सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल द कॉस्ट कंप्लीटली बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो बात सही है ये। बिल्ड ओन और ऑपरेट, पहले बनाओ फिर उसका ओनर बन जाओ फिर ऑपरेट करो, के तहत नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी भागीदारी के पास होता है, ये भी ठीक है। दोनों ही सही है, इसका सी आंसर सही है, दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर का, अटल पेंशन योजना के ग्राहक की आयु होनी चाहिए, तो 18 से 40, 40 से 60, 22 से 45, 25 से 50, तो 18 से 40 होनी चाहिए, तो ए आंसर इसका सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि नंदन नीलेकणी समिति की नियुक्ति की गई थी। नंदन नीलेकणी कमेटी इंपॉर्टेंट है, तो डिजिटल भुगतान के लिए, एमएसएमई के लिए, मत्स्यन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, तो डिजिटल भुगतान के लिए की गई थी, ए इसका आंसर सही है। 144 नंबर का डिजिटल भुगतान के लिए की गई थी इनकी कमेटी का गठन, 2019 में की गई थी जनवरी। 145 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थिति जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति या एक्सपेंसियनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है, तो क्या कहलाती है? जब जो है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है डज नॉट स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एजिंग नहीं,
टेंट्रम भी नहीं कहते उसको, बॉन्डेड रेशनैलिटी भी नहीं कहते इसको, तरलता जाल कहते हैं इसको, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं इसको। तो यूपीएससी में पूछा है तो पीसीएस में पूछ सकता है, तो बी आंसर सही है 145 का, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं इसको। तरलता बढ़ाने पर भी जब आर्थिक विकास नहीं होता है किसी अर्थव्यवस्था का तो उसको लिक्विडिटी जाल कहते हैं, तरलता जाल कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन 146 नंबर का, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। चीन में, सऊदी अरब में, भारत में, सिंगापुर में। तो भारत में स्थापित किया गया था एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, भारत के कांडला गुजरात में, याद रखिएगा कांडला गुजरात में इसका वो किया गया था स्थापना। अगला क्वेश्चन 147 नंबर का है, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बताना है, कौन सा कथन है पर सही है हमको बताना है। तो पहला है बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ठीक है, बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, बात सही है। दूसरा, यमुना नदी बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा चिन्हित करती है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है इसका कथन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, सी सही है इसका। 148 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद सहायक नदी है किसकी, बेतवा की, गंगा की, सोन की, तमसा की। तो रिहंद नदी है जो वो सोन की सहायक नदी है, सी है सर इसका ठीक है। और सोन नदी है गंगा की सहायक नदी है, यह सोन नदी से छत्तीसगढ़ में मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, याद रखिएगा इसको। सोनभद्र के पिपरी में जब जल विद्युत के लिए इस नदी का रिहंद बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बहती है और अंत में सोन नदी से मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश में मिलती है सोन नदी से रिहंद नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गलती से हम बता दें छत्तीसगढ़ में मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है ये, इसके बारे में मिलान कराता है। तो माता टीला, शारदा सागर, अर्जुन बांध, राजघाट बांध। तो माता टीला बांध है इसका, ए इसका आंसर सही है, माता टीला बांध है। जो राजघाट बांध है वो बेतवा नदी पे है, ललितपुर में, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। माता टीला का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है, बेतवा नदी पर है माता टीला, ये भी बात है, बेतवा नदी पे है। राजघाट भी बेतवा नदी पे है। ठीक है, शारदा सागर बांध जो है भारत नेपाल की सीमा के पास पीलीभीत जिले में है। यह जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा में है, ये भी याद रखिएगा, महोबा में। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम गहन से पूंजी गहन आर्थिक विकास में बदलाव उत्पन्न करता है। तो कौन उत्पन्न करता है, छिपी हुई बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, डी आंसर सही है इसका। ये श्रम गहन से पूंजी गहन आर्थिक विकास में बदलाव उत्पन्न करता है, जब संरचनात्मक बदलाव होता है तब। तो डी इसका आंसर सही है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, टेस्ट अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिन दोस्तों के पास टेस्ट सीरीज का अभाव है, किसी कारणवश वो टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए हैं, तो उनको ये शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।